Hello students, welcome you all in a video lecture series of DME1. Today we are going to see the chapter number 5, that is the welded joint and riveted joint. तो आज हम फर्स्ट देखेंगे welded joint. तो बेसिकली वेल्डेड जॉइंट ये एक परमानेंट जॉइंट रहता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, दो अलग अलग मेटल पार्ट ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट. अब हीट करते हैं यानी क्या करते हैं कि हम कोई तो एक फिलर नाम का एक थर्ड पार्टिकल यूज करते हैं जिसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिसकी वजह से वो मेल्ट होता है. और मेल्ट होने के बाद दो मेटालिक पार्ट हमको जिस पॉइंट पे ज्वाइंट करना है वहाँ पे हम उसको ज्वाइंट करते हैं. ठीक है, तो वेल्डिंग प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो वेल्डिंग प्रोसेस इसलिए ज़रूरी होता है कि जहाँ पे भी आपको दो कोई भी कंपोनेंट है जो परमानेंट जॉइंट चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्क के लिए ही वो अगर यूज़ करना है आपको, जहाँ पे वेल्डिंग ही जॉइंट वहाँ पे सुटेबल रहेगा, तो वहाँ पे हम वेल्डिंग जॉइंट करते हैं. जहाँ पे करते क्या है हम कि जो अलग अलग पार्ट्स यूज़ करेंगे उस पार्ट्स को हम एक जैसे सबको पता है कि हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट, जहाँ पे हीट जनरेट होती है और वहाँ पे एक मटेरियल मेल्ट होता है और वो मेल्ट होने के बाद हम उसको कूल करने देते हैं, तो उस कूलिंग में ही वो दो मेटल जॉइंट होते हैं. ठीक है, तो ये वेल्डिंग प्रोसेस है जो सबको नॉर्मल तरीके से पता है. एज कंसर्ट ऑफ DME1 हमें डीप में देखना है कि वो किस तरीके से हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका कैलिब्रेशन पार्ट क्या रहता है, इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस उस पॉइंट के ऊपर रहेगा. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे उसके टाइप्स, यानी वेल्डेड जॉइंट्स कितने टाइप्स के रहते हैं. तो फर्स्ट जैसे दिख रहा है आपको है बट जॉइंट. बट जॉइंट यानी क्या रहता है कि दो जो प्लेट्स रहेंगे वो एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, यानी एक एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं, एक एज और एक मेटल का एक एज और दूसरे मेटल का एक एज एक दूसरे के ऊपर हम रखते हैं, तो उसको हम बट जॉइंट कहते हैं. वहाँ पे हम उस जॉइंट के ऊपर वेल्ड करते हैं जिसकी वजह से वो परमानेंट जॉइंट बन जाता है. तो वो होता है बट जॉइंट. उस बट जॉइंट में भी तरीके होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं. उसमें होता है स्क्वायर बट जॉइंट, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है कि स्क्वायर बट जॉइंट में किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि दो मेटल्स हम पैरेलल रखते हैं और उसको फिर हम जॉइंट करते हैं. पैरेलल यानी कि एक लाइन में उसका एक्सिस सेम रहेगा और वहाँ पे हम उसको जॉइंट करते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट है हम देखते हैं वी जॉइंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसमें वी शेप रहेगा. इसमें हम उस तरीके से प्लेट ही इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जिसका शेप जो रहेगा, थिकनेस जो रहेगा वो 5 to 20 mm के बीच में रहेगा प्लेट्स, और वहाँ पे हम जब ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ पे शेप जो क्रिएट होता है वो होता है वी शेप, इसलिए हम उसको कहते हैं वी शेप बट जॉइंट. देन नेक्स्ट है यू जॉइंट. यू जॉइंट क्या करता है कि मोस्टली यहाँ पे जो हम दो प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं उसकी थिकनेस जो रहती है वो मोर देन 20 mm रहती है. ठीक है, मोर देन 20 mm. तो वहाँ पे जब भी हम कोई जॉइंट करते हैं तो वहाँ पे फॉर्म होता है जो शेप फॉर्म होगा जॉइंट का, उसको हम कहते हैं यू जॉइंट. देन नेक्स्ट है वी जॉइंट, वी और डबल यू जॉइंट हम जिसको हम कहते हैं, तो वो डबल वी जॉइंट उसको हम कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो थिकनेस रहती है वो मोर देन 30 mm रहती है. जो प्लेट यूज़ करेंगे हम उसकी 30 mm के ऊपर अगर थिकनेस रहेगी तो वहाँ पे हम जब भी कोई भी जॉइंट करेगा तो वहाँ पे जो भी शेप क्रिएट होगा वो शेप को हम कहते हैं डबल वी जॉइंट. और नेक्स्ट होता है आपका हम क्या कहेंगे कि स्ट्रिप यूज़ करके हम जो भी वी जॉइंट ही कहेंगे, लेकिन वी जॉइंट के अंदर हम एक स्ट्रिप यूज़ करते हैं. स्ट्रिप यानी क्या कि उसके नीचे से जो भी हम सपोर्ट देंगे, जो मोल्टन मेटल रहता है, यानी मोल्टन मेटल जिसको कहते हैं हम, जो हम मटेरियल मेल्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ से लूज ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिप लगाते हैं यानी प्लेट लगाते हैं. उस टाइप के शेप को जो भी जॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं डबल वी जॉइंट विथ स्ट्रिप. ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा होपफुली. देन नेक्स्ट टाइप जो है वो फिलेट जॉइंट. अभी हमने देखा था बट जॉइंट के सब टाइप्स. अब देखेंगे हम सेकंड टाइप जो है मेन, वो है फिलेट जॉइंट. फिलेट जॉइंट क्या करता है कि ये ओवरलैपिंग में काम करता है. इसमें अभी थोड़ी देर पहले लगा था कि ओवरलैपिंग में क्या रहेगा, एक एज प्लेट्स एक के ऊपर एक लगा के हम उसको सेंटर से नहीं, हम उसके एजेस के ऊपर क्या करते हैं कि हम जॉइंट करते हैं. तो उसमें फर्स्ट होता है ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट. ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट क्या करता है कि परपेंडिकुलर रहेगा दूसरे मटेरियल के, यानी एक प्लेट एक के ऊपर आप जब लगेंगे तो ऊपर की प्लेट क्या रहेंगी, नीचे के प्लेट के लिए परपेंडिकुलर रहेंगी और वो ट्रांसवर्स फोर्स एक्ट करती है उसके ऊपर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट. ठीक है, देन नेक्स्ट है पैरेलल फिलेट जॉइंट. पैरेलल फिलेट जॉइंट में क्या होता है कि जो भी सेम हम क्या करते हैं, प्लेट तो सेम ही लगाएंगे, हम ओवरलैपिंग करेंगे, लेकिन इसमें फोर्स क्या रहेगा आपका पैरेलली एक्ट करेगा. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो रहेगा वो आपका जॉइंट के ऊपर पैरेलली एक्ट करेगा, इसलिए उसको हम कहते हैं पैरेलल फिलेट जॉइंट. ठीक है,
तो अब इसमें हम अगर आप देखोगे यहाँ पे कि डिज़ाइन फॉर इसेंट्रिकली लोड वेल्ड जॉइंट, उसमें कुछ बेसिक हम क्या कहेंगे स्टेप्स है फॉर्मूलेस के, जो हमें सॉल्व करना है या यूज़ करना है एज अ न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या डिज़ाइन कैलकुलेशंस के लिए। तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक जो प्लेट है उसका वेल्ड एरिया है जो दिख रहा है। तो ये वेल्ड एरिया क्या है, उसके सेंटर एक्सिस से आप अगर यहाँ पे देखोगे तो उसका यहाँ पे इसेंट्रिक लोड रहेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसेंट्रिक लोड रहे तो उसका एक डिस्टेंस है, वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये थिकनेस की लेंथ है, जो भी अपना जो जॉइंट का लेंथ है यहाँ पे दिख रहा है आपको लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे टी क्या कह रहा है कि जो थिकनेस रहेगा, किसका थिकनेस रहेगा, थ्रोट का। हम थ्रोट इसको कहते हैं जहाँ पे वेल्ड होता है, जितना वेल्ड का एरिया होता है उसको हम थ्रोट कहते हैं। तो उसका थिकनेस टी बोले तो उसका थिकनेस, एल बोले तो जहाँ जितना वेल्ड हो रहा है तो उसको हम वेल्ड का जितना भी डिस्टेंस रहेगा, लेंथ रहेंगे, उसको हम लेंथ ऑफ वेल्ड कहेंगे। साइज ऑफ वेल्ड यानी एस यानी कि जितना साइज है आपका, वो साइज यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको कि वो साइज कितना है, ठीक है। तो इसका डिजाइन प्रोसीजर किस तरीके से देखते हैं। फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया एट थ्रोट, यानी यहाँ पे जो टी दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपका एरिया कितना है। तो यहाँ पे उसका एक बेसिक फार्मूला जो है वो ये है कि एरिया इज इक्वल टू थिकनेस थ्रोट, ठीक है, थिकनेस एट द थ्रोट इनटू शेप ऑफ वेल्ड। शेप क्या है आपका, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, ये यहाँ पे रहेगा। और उसमें हाँ ये रहेगा, तो उसमें जो भी रहेगा आपका जो एरिया आता है हमेशा ऑब्वियसली, तो उसका एक टिपिकल हम क्या कहते हैं कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या स्टैंडर्ड जो वैल्यू ली जाती है वो 0.707 इंटू एस, ये समझ लीजिए। यानी थ्रोट एट द थिकनेस क्या है आपका 0.707 इंटू एस, ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्यों आता है कि t इज इक्वल टू एस इंटू कॉस 45, यानी आप अगर आप देखोगे यहाँ पे जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वो अगर उसको उस तरीके से अगर कैलकुलेट करेगा या सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगा तो थिकनेस का यहाँ पे आपको जो दिखेगा तो वो उसका एस टी इज इक्वल टू एस कॉस 45, और कॉस 45 की जो वैल्यू है वो है 0.707 इंटू एस, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। एस यानी क्या, बाद में शेप ऑफ वेल्ड, इसलिए यहाँ पे एस है, ठीक है। सेकंड हमें फाइंड आउट करना पड़ता है शियर स्ट्रेस यूज करना है, तो इसका बेसिक फार्मूला टाउ इज इक्वल टू पी बाय ए, सबको पता है, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। देन थर्ड हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि मॉड्यूलस, इसका स्ट्रेन मॉड्यूलस निकालना पड़ता है कि इसमें जेड, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और ये मोस्टली एरिया पे भी डिपेंड करता है, इसका यानी शेप पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इसका बेसिक फार्मूला जो है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, पाई डी स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाय 4 mm क्यूब, ठीक है। अभी जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको वहाँ पे समझ में आएगा, तो फिलहाल ये चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे। देन हम फोर्थ स्टेप जो है अपनी वो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, जो सबको पता है, जिसमें फोर्स इंटू एरिया रहता है, यहाँ पे हम लेंथ रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ की जगह हम लेते हैं यहाँ पे इसेंट्रिसिटी, यानी हम इसेंट्रिक लोड एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे इसेंट्रिक पॉइंट जहाँ पे रहेगा वहीं तक का ही डिस्टेंस हमें कंसिडर करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम उसको डिनोट करते हैं ई से, स्मॉल ई से, ठीक है। देन नेक्स्ट है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस हम फाइंड आउट करते हैं, जो बेसिक फार्मूला है आपका सिग्मा बी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय जेड, यानी एम में रहेगा आपका बेंडिंग मोमेंट और जेड क्या रहेगा आपका मॉड्यूलस, ठीक है। देन नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, जो इसका जो फार्मूला आपके सामने दिख रहा है वो है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का। एक बार जो कैलकुलेट कर लिया ऊपर 5 स्टेप्स हमने, तो उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो हमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा। देन सेवंथ है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिसका भी फार्मूला स्टैंडर्ड यूज़ किया गया है, वो भी आपको उस तरीके से जब वैल्यूज पुटअप करेंगे हम इसके अंदर तो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ नॉर्मल हम अभी एक ये देखेंगे न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हम जैसे यहाँ पे आपको दिखा है कि ये बेसिक फार्मूला है, बेसिक न्यूमेरिकल। इसके अंदर क्या क्या है कि 50 mm डायमीटर सॉलिड शाफ्ट इज वेल्डेड टू अ फ्लैट प्लेट शोन इन अ फिगर, इट इज द साइज ऑफ द वेल्ड इज 15 mm एंड फाइंड द मैक्सिमम नॉर्मल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्या है कि यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है, यहाँ पे वेल्ड किया गया है, इसका पूरा नॉमेनक्लेचर उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें वेल्ड जो किया है उसका साइज जो है
वो है 15 mm का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूले यूज करके जब हम वैल्यूज इसका आंसर्स निकालेंगे तो हमें इसका प्रॉपर तरीके से आंसर मिलता है। ये हम इसेंट्रिक लोड के कंसीडरेशन में कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको अगर जो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर हम यूज करेंगे, यहाँ जैसे यहाँ पे डी दिया है आपका 50 mm, साइज 15 mm, जो लोड दिया है वो 10 किलो न्यूटन का है, इसेंट्रिसिटी जितनी दी गई है वो आपकी 200 mm की दी गई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर जब आप फार्मूलेज में पुटअप करते जाओगे, इसमें डिज़ाइन प्रोसीजर में कुछ चेंज नहीं है, सेम है, बस आपको वैल्यूज पुट करते आनी है और उस वैल्यू जैसे जैसे उसका आंसर निकलते आएगा तो आपको आपके आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा इसेंट्रिक लोडिंग के रिगार्डिंग। अब हम देखते हैं प्रॉपर तरीके से जब आपको इसेंट्रिक लोड नहीं दिया गया है, यानी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको प्रॉपर तरीके से दिया गया है लेकिन इसेंट्रिसिटी वहाँ पे नहीं अप्लाई करी गई है, ठीक है। तो उस तरीके से हमें डिज़ाइन प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो करना है वो भी हम देखेंगे। जैसे इसमें डिज़ाइन प्रोसीजर दी गई है कि फाइंड आउट द एरिया एट थ्रोट, सेम जैसे आपको बोला था, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया, 2 इंटू टी इंटू साइज ऑफ कंपोनेंट या शेप ऑफ कंपोनेंट, यानी इसमें दिया गया स्टैंडर्ड फार्मूला, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे या इसको कुछ डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 टाइम्स थिकनेस दिया गया है, ठीक है, इंटू शेप और साइज ऑफ कंपोनेंट। देन सेकंड हमें फाइंड आउट करना पड़ता है डायरेक्ट स्ट्रेस, जो प्राइमरी यानी जहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे जो भी दिया गया फोर्स और एरिया उसके रिगार्डिंग हमें आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हमने टाउ 1 दिया है, यानी टाउ 2 यानी सेकेंडरी डायरेक्ट स्ट्रेस भी हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन ये जो गिवन दिया है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और इससे जो आंसर निकलेगा उससे हम T2 वापस निकालेंगे, ठीक है। देन थर्ड है फाइंड आउट द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो जो हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं और वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उसका प्रॉपर फार्मूला देखेंगे, जिसमें हम जो आर लेते हैं यहाँ पे जो रेडियस लेंगे तो उसका बी इंटू जी इस तरीके से एक डायरेक्शन रहता है, एक डिस्टेंस रहता है, वो हमें कंसीडर करना पड़ता है, वो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको समझ में आएगा। देन फोर्थ है मैक्सिमम रेडियस ऑफ वेल्ड, यानी रेडियस क्या है, वेल्ड का रेडियस क्या है, उसके लिए R2 इससे डिनोट किया जाता है और वो फार्मूला है √AB² प्लस BG²। जो BG है वो आपका R1 रहेगा, यहाँ पे जो मैंने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देन फिफ्थ स्टेप जो है आपकी वो शियर स्ट्रेन ड्यू टू टर्निंग मोमेंट, यानी ये सेकेंडरी, अभी यहाँ पे आपको टाउ 2 जो निकालना है वो सेकेंडरी है जो टर्निंग मोमेंट की वजह से, तो वो है टाउ 2 इज इक्वल टू बाई बेस जो उसका स्टैंडर्ड फार्मूला है वो P इंटू ई, यानी क्या है यहाँ पे आपका जो ई मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया था हमने, जो ई उसके अंदर जो अपने इसेंट्रिसिटी लिया था उसके अंदर का जो डिस्टेंस रहता है वो यहाँ पे लेंगे हम इंटू आर डिवाइड R2 यानी क्या रेडियस ऑफ वेल्ड, मैक्सिमम रेडियस ऑफ वेल्ड डिवाइड बाय जे यानी क्या आपका मोमेंट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इससे आपको टाउ 2 मिलेगा। देन नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी उसको में निकालना है आपको फाइंड द कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी सबको पता है, हम जब ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2, ये सबसे बेसिक फार्मूला है, ये सबको ही पता है, ठीक है। तो उसमें आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट की रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस निकालते हैं, जिसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और उसके बाद हमें आपका रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट होता है। तो जो हम देखेंगे अभी एक न्यूमेरिकल जिसके ऊपर ऑलरेडी सॉल्व किया है कि उसमें बोला है कि एक ब्रैकेट कैरिंग अ लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन इज टू बी वेल्डेड, यानी एक ब्रैकेट है जिसके ऊपर 15 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है, जिसको हमको वेल्ड करना है, जो फिगर में दिखाया गया है आपको। फाइंड द साइज ऑफ वेल्ड, इसमें हमको और रिक्वायर्ड इफ द अलाउएबल शेयर स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 18 न्यूटन पर mm², यानी इसमें इससे बोला कि उन्होंने वेल्ड का साइज यानी एस हमें फाइंड आउट करना है। इसमें अपना मेन टारगेट जो है साइज ऑफ वेल्ड का, तो वो हमें फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली साइज क्या रहेंगी। और उन्होंने बोला है कि शेयर स्ट्रेस इसके ऊपर एक्सीड नहीं करेगा 18 न्यूटन पर mm के ऊपर, यानी इसका इसको, ठीक है। तो यहाँ पे उनका गिवन फिगर दिया होगा या आपके सामने दिख रहा है आपको, उसके ऊपर नॉमेनक्लेचर भी दिया गया है। तो हम उसको देखते हैं आपके स्टेप बाय स्टेप। जो जैसी पहली स्टेप थी आपकी कि आपको एरिया निकालना है, जिसमें 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस इनटू जो भी शेप था या साइज था, तो यहाँ पे हमने क्या लिया उसका लेंथ जो लिया है, यानी कंपोनेंट का जो भी लेंथ यहाँ पे मैटर कर रहा है हमें, तो वहाँ पे हमने लेंथ लिया है। तो लेंथ लेने के बाद वेल्ड का, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 70.77 इंटू एस। यहाँ पे एस फाइंड आउट नहीं किया गया है, ये चीज समझ लीजिए। यहाँ पे यस आपका क्या है, आपको फाइंड आउट करना है, यस क्या है, साइज ऑफ वेल्ड, ये चीज समझ लीजिए। 70.7 इंटू एस
mm²। देन हम नेक्स्ट स्टेप जो सॉल्व करते हो डायरेक्ट स्ट्रेस जो है τ1, जो सबको पता है p/a, उसका आंसर आपके सामने है। देन हम फाइंड आउट करते हैं j, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके अंदर उनके जो बेसिक फार्मूला है शेप के हिसाब से t इंटू एल इंटू 3b² प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ये जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको j का वैल्यू मिल जाएगा। j का जैसी वैल्यू मिल जाता है आपको, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि जैसे अब ट्रिग्नोमेट्री अगर हम डिक्लेयर करते हैं, अगर वेल्डिंग इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकली थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कुछ शेप्स और साइज रहते हैं, तो वहाँ पे हमको ए बी जो साइज है वो 40 mm जो आपकी आई है, ये 40 mm क्या है हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो ए बी आता है r² r1 इंटू बी जी, तो ये हम यहाँ पे हाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम उसको इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एरिया समझ में आएगा कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, डिस्टेंस दिया गया रहता है। उसके बाद वहाँ पे आप उसको लेके वैल्यू लेके आप उसका आंसर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उस तरीके से ए बी की वैल्यू 40 mm ली है और बी जी की जो r1 है वो 25 mm ठीक है। तो उसके बाद आपको उससे मिल जाता है मैक्सिमम रेडियस ऑफ वेल्ड, ठीक है। फिर बाद में आपको τ2 निकालना है, तो τ2 मिल जाता है आपको, उसका भी फार्मूला आपको पता है, उसके अंदर आपने वैल्यू पुटअप कर दी तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। देन cos थीटा r1 डिवाइड बाय r2, उसका भी वैल्यू मिल जाएगा। और आप एंड में जो आपका रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस है, जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वहाँ पे आपको अननोन जो चीज़ है वो s है, यानी साइज ऑफ वेल्ड, वो आपको दिखेंगे। और वहाँ पे आप यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करके आपको आपका आंसर मिलेगा, जहाँ पे दिख रहा है आपको कि 103 mm, ठीक है। 103 mm आपका क्या रहेगा, 10.3 है वो एक्चुअली, तो वो आपका साइज ऑफ वेल्ड रहेगा। यानी आप जो साइज जो वेल्ड कर रहे हैं, जो आपका थिकनेस रहेगा वेल्ड का, जो शेप साइज रहेगा वो रहेगा 10 mm तक का, ठीक है। इस तरीके से ये नेक्स्ट फार्मूला जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो होपफुली आपको एक चीज़ समझ में आई होंगी। तो टिल देन थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिवेटेड जॉइंट। थैंक यू।